Good morning class 11 and welcome to the economics class. स्टूडेंट लास्ट क्लास में आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में हमने कवर किया था टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही लास्ट चैप्टर अभी इसमें स्टडी किया है प्रोडक्शन फंक्शन, जिसके अंदर आपने प्रोडक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे। टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन था। इसके अलावा हमने उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी दिए थे, जिसको आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा टॉपिक वो। उसी आगे हम अपने जो इसी यूनिट के अंदर जिसका नाम है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, उसी का हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें आगे कवर कर रहे हैं कॉस्ट का। बिकॉज प्रोड्यूसर के लिए रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों इक्वल मायने रखते हैं। तो अभी हम इसमें कॉस्ट को देखेंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक से रेवेन्यू का आएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट जनरली जो हम आम भाषा में बातचीत करते हैं तो कॉस्ट को हम कहते हैं भाई खर्चा या लागत, ठीक है। आम बोलचाल की भाषा में आदमी कॉस्ट को समझता है कि कॉस्ट का मतलब सिर्फ हमने जो पैसा खर्च किया वो हमारी कॉस्ट है। बट इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट की अगर लिहाज से हम देखें तो कॉस्ट में सिर्फ यही सब शामिल नहीं है, बहुत कुछ इसमें एक्स्ट्रा आपको नॉलेज मिलेगी। आज आप समझेंगे इस चीज़ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और मेन टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट की डेफिनेशन है द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने जो भी खर्च किया, टोटल जो पूरा आपने खर्च किया है, जो भी आपने उसमें इनपुट्स लगाए हैं, उनकी जो वैल्यू आपने पे की है, उसे हम क्या कहते हैं? टोटल कॉस्ट, या सिंपली कह सकते हो आप कॉस्ट। अब कॉस्ट को हमने इसमें आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कॉस्ट भी बड़ा दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अब समझना आपको नई चीज़ इसमें सुनने को मिलेगी। एक पहली हमारे पास इम्प्लिसिट कॉस्ट और दूसरी है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब आप पहले आपको बताता हूँ मैं, जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है वो तो बहुत सिंपल चीज़ है, जो आप सब लोग समझते हो, ईजिली समझ में आ जाती है। कॉस्ट ऑफ द हायर्ड फैक्टर प्रोडक्शन लाइक लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, यानी ऐसी कॉस्ट जिसको आप किसी न किसी को बाहर फिजिकली पे करते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। जैसे आपने लेबर आपने हायर की, उसको आप पेमेंट करोगे वेजेस या सैलरीज के फॉर्म में। अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज किया तो उसकी पेमेंट भी करोगे अपने, जैसे वे रिक्वायरमेंट जिससे आप पेमेंट लेके आ रहे हो मटेरियल, उससे को पे करोगे। तो ऐसी सभी कॉस्ट जिनको आप फिजिकली किसी को पे करते हो, जो हमें नज़र आती हैं पे करते हुए, वो सारी कॉस्ट हमारी कहलाती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो एक तरह से कह सकते हो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप पे कर रहे हो, राइट। फिर होती है दूसरी हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये कौन सी कॉस्ट है? कॉस्ट ऑफ द सेल्फ सप्लाइड सोर्सेज। कॉस्ट ऑफ द सेल्फ सप्लाइड सोर्सेज और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि आप अपनी ही किसी इंडस्ट्री में या अपनी ही कंपनी में, अपने किसी ऑफिस में आप खुद ही एक मैनेजर की तरह काम कर रहे हो, तो आपको जो एक तरह से मैनेजर की सैलरी है, ठीक है, जो हम उसको मान लेंगे इम्प्यूटेड, एक अज्यूम मान लेंगे ये मैनेजर की सैलरी होती है, तो वो सैलरी हमारे लिए क्या बन जाएगी? हमारी कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। ऐसे अगर आपने अपने किसी फैक्ट्री में या किसी में गोडाउन वगैरह में आपने अपनी एक सेल्फ जो अपना व्हीकल लगा रखा है वहाँ पे कुछ माल की सप्लाई लाने ले जाने के लिए, तो उसका जो उसकी कॉस्ट है या उसका जो खर्चा है वो भी आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट में आ रहेगा। वो किसी को आप पे नहीं करोगे, मगर आपकी जेब से खर्च तो हो रहा है। अगर वो हायर करते तो आपको उसे पे करना पड़ता, ठीक है। ऐसे ही आपने कोई अपनी बिल्डिंग है जिसमें आप अपनी बिल्डिंग में कोई इंडस्ट्री चला रहे हो, अपनी कोई फैक्ट्री चला रहे हो, आप खुद रह रहे हो, आप सपोज करो, ठीक है। तो उसका जो इम्प्यूटेड रेंट है, ऐसे कह सकते हो उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू है रेंट की, वो आपके लिए क्या कहलाएगी? इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो आप किसी और को पे नहीं करोगे बट उसकी वैल्यू तो है, क्योंकि अगर आप बाहर से हायर करते तो आपको वो पे करनी पड़ती। तो ये जो कॉस्ट है जिसको हम किसी को पे तो नहीं करते मगर अज्यूम कॉस्ट होती है वो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। जो हमारे अपने फैक्टर्स जो हमने उसमें लगा रखे हैं, अपने एफर्ट्स लगा रखे हैं, उनकी जो वैल्यू होती है, राइट। अब ये तो हमारा क्या इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में और एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में। अब अगर हम इसको टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इसका एक और डिवीज़न बन जाता है, दैट इज़ शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। लॉन्ग रन कॉस्ट का आपके सिलेबस में नहीं तो उसके बारे में बताऊँगा भी नहीं भी आपको। शॉर्ट रन कॉस्ट हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे आपको मैंने बताया था जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तब भी एक लॉ जो हम LVP के बारे में पढ़ा रहे थे, तब भी मैंने एक वर्ड यूज़ किया था उस टाइम भी, फिक्स्ड और वेरिएबल के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। तो फिक्स्ड और वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है वही शॉर्ट रन कॉस्ट के लिए यूज़ होता है। तो अभी मैं जो शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, इसमें जैसे हमने करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में या फिर वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। तो ये जो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉन्सेप्ट है ये यूज़ ही शॉर्ट रन में होता है, राइट। तो हम पहले उसका फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब नाम से बड़ा क्लियर है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है जो चेंज नहीं होती, ऐसी कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन लेवल से, प्रोडक्शन के यानी आउटपुट के लेवल से कोई लेन देन नहीं है। आप प्रोडक्शन करोगे तब भी आपको पे करनी है, नहीं करोगे तब भी आपको पे करनी है। ऐसी कॉस्ट, मैं आपको अभी क्लियर बोला कि ऐसी कॉस्ट जिसका आउटपुट के लेवल से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है, विच डू नॉट इफेक्ट विद द
लेवल ऑफ आउटपुट, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर, यहाँ लिखा हुआ है द कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन लेवल, उसे हम कहेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। अब ऐसी कॉस्ट क्या हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई एक फैक्ट्री के लिए जगह ली, आपने वहाँ मशीनें लगा दी, आपने प्लांटेशन कर दिया बट प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया, ठीक है आपने, तो अब उसमें क्या है, आपको जो उसके फिक्स रेंटल अमाउंट होगा इलेक्ट्रिसिटी का वो पे करना है, ठीक है, चाहे आप बेसिक प्रोडक्शन नहीं कर रहे पर फिक्स अमाउंट तो पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आपने वहाँ सपोज करो कोई गार्ड रखा उसकी, ठीक है, जैसे हम चौकीदार वगैरह रखते हैं वहाँ पे, आपने वो वहाँ पे कोई पियोन मतलब चौकीदार रखा है, गार्ड रखा है, तो उसकी आपको सैलरी पे करनी है, आप प्रोडक्शन बेशक नहीं कर रहे पर आपको पे करनी पड़ेगी। ऐसे ही वो बिल्डिंग आपने बेशक प्लांटेशन में अपनी मशीन प्लांट कर दी, अपना सारा स्ट्रक्चर आपने तैयार कर दिया, बेशक आप प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करें, अगर आपको रेंट पे ले तो रेंट तो आपको पे करना पड़ेगा उसका। तो ये जो रेंट है, जैसे एग्जाम्पल भी लिया मैंने, उस रेंट को या उस गार्ड की सैलरी को प्रोडक्शन लेवल से कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्शन आप करोगे तब भी आपको उतना ही पे करना पड़ेगा, प्रोडक्शन नहीं करोगे आपको तब भी उतना ही पे करना पड़ेगा। तो ऐसी कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो इसको हमने यहाँ पे टेबल की फॉर्म में शो कर दिया। अब देख रहे हैं यहाँ पे आउटपुट का लेवल हमारे पास 0 1 2 3 4 5 अलग अलग लेवल्स हमने यहाँ पे लिए आउटपुट के। हमने प्रोडक्शन स्टार्ट पहले नहीं किया, फिर उसके बाद 1 यूनिट का प्रोडक्शन किया, फिर दूसरी का किया, इस तरह हम आगे चलते जा रहे हैं। अब देख रहे हैं जो टोटल फिक्स कॉस्ट है, जैसे आपको बताया चेंज नहीं होती, वो हमने यहाँ पे सपोज कर कुछ लिया हुआ है 12 रुपीज़, ठीक है, या 12,000 भी हो सकती है, 12 कुछ भी 12 लाख भी हो सकती है, जो भी वैल्यू आप अज्यूम करें। तो ये वो वैल्यू है। अब आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो भी आपको पे करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं रेंट का, कि आपने कोई फैक्ट्री की बिल्डिंग ली, आपने 12,000 रुपये रेंट पर सपोज करो, तो आपको 12,000 रुपये पे तो करने, आप प्रोडक्शन करो चाहे ना करो। आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, आपने 1 यूनिट प्रोड्यूस की उसमें, तो भी आपको 12,000 पे करना है। आप 2 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तब भी आपको 12,000 पे करना है। आप 3 करेंगे तब भी उतना करना है, एंड सो ऑन। यानी प्रोडक्शन आपका बढ़ रहा है या घट रहा है, उससे उस बिल्डिंग के मालिक को मतलब नहीं, उसे मतलब रेंट से है, तो रेंट तो आपको 12,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो ऐसी कोई भी कॉस्ट जिसका आउटपुट के साथ कोई उतार चढ़ाव जिसमें नहीं आता, कोई उसमें वेरिएबिलिटी नहीं आती, वो कहलाती है हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट। अकॉर्डिंगली आप देखें तो उसका कर्व भी सेम ऐसे ही बना हुआ है कि यहाँ पर देखो आउटपुट का लेवल है। अगर आउटपुट लेवल है, जैसे हमने ये पॉइंट हमारा 0 को शो कर रहा है, मैं आगे इसमें मार्क करूँ, मान लो 1 फर्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट है, थर्ड यूनिट है, जो भी यूनिट्स हमने मार्क कर ली, तो आउटपुट लेवल सपोज करो ये 12 है। यहाँ पर इस मैं इस टेबल को लेकर रेफरेंस लेके चल रहा हूँ, तो आउटपुट लेवल हमारा 12 रुपीज़ है या 12,000 रुपीज़ है। तो ये 12,000 हमारा सेम आता जाएगा। जब यूनिट का प्रोडक्शन 0 था तब भी 12 था वो, जब उसका आउटपुट लेवल 1 हुआ तब भी वो 12 है, जब आउटपुट लेवल 2 हुआ तब भी वो 12 है, जब 3 हुआ तब भी वो 12 है, एंड सो ऑन आगे चलता जाएगा। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को मार्क करूँ, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को मार्क करूँ, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन के आ जाएगी, जैसे यहाँ पे दिख रही है आपको, ठीक है। तो इससे आप कहाँ कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि TFC कर्व कैसा रहता है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये आपको शो करता है कि इट इज़ अ फिक्स कॉस्ट, जो आउटपुट लेवल जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, मगर वो चेंज नहीं हो रही, वो 12 की 12 ही है। तो ये आपकी होगी पहले टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में बात होगी। चलिए आगे चलते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर आते हैं। इसमें बेटा नाम से क्लियर है, वेरिएबल वर्ड आ गया, मीन्स जो चेंज होगा। वेरिएबल वर्ड का मतलब ये होता है ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट जो चेंज हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है द कॉस्ट विच डायरेक्टली वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, कि ऐसी कोई भी कॉस्ट जो आउटपुट के लेवल के साथ साथ चेंज होती है। आउटपुट बढ़ेगा तो वो बढ़ेगी, आउटपुट घटेगा तो वो घट भी जाएगी, ठीक है। उसका रेट क्या रहेगा वो अलग कॉन्सेप्ट है, पर ये तो कन्फर्म है कि आउटपुट बढ़ेगा तो वो बढ़ेगी, आउटपुट घटेगा तो घटेगी। अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोडक्शन का आपने स्टार्ट नहीं किया, तो आपने रॉ मटेरियल भी परचेज़ नहीं किया होगा, आपने कोई लेबर भी हायर नहीं की होगी उस वक्त, तो वो कॉस्ट हमारी क्या है, 0 है, क्योंकि आपने आउटपुट का लेवल भी 0 है और यहाँ पर कॉस्ट भी 0 है, बिकॉज आपने ना तो रॉ मटेरियल परचेज़ किया भी, यानी ऐसा कोई भी ऐसा खर्चा नहीं किया जो आउटपुट के साथ आपको करना पड़ रहा हो उस वक्त। तो वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई, 0 आ गई। अब आपने आउटपुट की 1 यूनिट प्रोड्यूस की तो वेरिएबल कॉस्ट 6 आ गई। सपोज करो आपने रॉ मटेरियल परचेज़ करी है 6,000 रुपये का, जब आपने सेकंड यूनिट परचेज़ की तो आपने परचेज़ किया उसमें 10,000 रुपये का, थर्ड परचेज़ की तो आप 15,000 का आ गए। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे प्रोडक्शन का लेवल यहाँ से बढ़ रहा है, तो वो आपका जो खर्चे हैं वो भी बढ़ रहे हैं, बिकॉज प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है, तो वो रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है, लेबर एक्स्ट्रा हायर करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रोडक्शन राइज कर रहे हो ना आप, तो ये खर्चे इसीलिए बढ़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग खर्चे आपके बढ़ते रहेंगे साथ साथ। तो ये सारी कॉस्ट आपके लिए क्या बन जाएंगी, वेरिएबल कॉस्ट। जैसे एग्जांपल आपको दिया, रॉ मटेरियल की परचेज है, लेबर की सैलरीज वेजेस वगैरह है, तो ये हमारे वेरिएबल कॉस्ट में आते हैं। अच्छा, अब क्या है, आते हैं इसी कर्व के ऊपर। तो इसका जो कर्व है बेटा, जो आप देख रहे हैं, हमारे एक ऐसा जैसे इन्वर्स एस शेप बोलते हैं इसको, ये इन्वर्स एस शेप में बना हुआ है। अब इसकी शेप ऐसी क्यों बनी है, ये तो हम आपको डिस्कस करेंगे जब इसके रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे तब।
तो फिलहाल मैंने जो अभी शो हो रहा है वो इतना ही है, जो हमने यहाँ इसमें जो समझाना चाह रहा हूँ इतनी बात है सिर्फ कि जैसे जैसे आउटपुट का लेवल यहाँ बढ़ेगा, आप देख रहे हो कॉस्ट ये आगे ही जा रही है, ये कॉस्ट हमारी कम नहीं होगी, ये ऐसे वापस रिवर्स तो नहीं आएगी, ठीक है, कॉस्ट हमारी आगे बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसी कोई भी कॉस्ट जिसमें आउटपुट लेवल के अकॉर्डिंग वो चेंज होती है, वो बढ़ती जाती है या घटने के साथ घटती भी रहती है, उसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और कर्व आपको बता दिया मैंने, जब आउटपुट लेवल बढ़ेगा तो कर्व भी हमारा आगे की तरफ ही मूव करेगा, यानी एक तरह से कह सकते हो अभी अपवर्ड स्लोपिंग है, सिंपल, ठीक है। कर्व की शेप की हम बाद में बात करेंगे। तो ये आपकी दो कॉस्ट हो गई, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब जब इसमें बात करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट की, तो उसमें हमारे पास दोनों तरह की कॉस्ट आती हैं। आप फिक्स्ड कॉस्ट भी पे करोगे, रेंट वगैरह, और वेरिएबल कॉस्ट लेबर की वेजेस वगैरह वो भी पे करोगे। तो जो उसके दोनों का सम बनता है, दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो बन जाती है वो टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला आपने को ये लिखा हुआ है TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस TVC यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो TFC और TVC यानी इन दोनों कॉस्ट का सम करके जो वैल्यू बनती है उसे हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट। और उसका नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इस प्रोडक्शन प्रोसेस में जब आप दोनों कॉस्ट को प्लस कर देंगे तो आपके पास वैल्यू बन के आएगी टोटल कॉस्ट की। अब इनके जो रिलेशंस हैं, जो इनके डायग्राम्स की शेप इस तरह क्यों बनी है, TFC का आपको बता दिया था, इसकी शेप ऐसी क्यों बनी, इन्वर्स शेप क्यों है, या TC कर्व के बारे में अगर हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर आपके तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो मेरे से आप कोई भी क्वेरी आप मेरे व्हाट्सअप नंबर जैसे पूछते हो हमेशा पूछ सकते हैं। थैंक यू, स्टे सेफ।